Hello everyone. So we are going to start our classes on corporate financial reporting for CMA final, of course for the new syllabus 2022. So जैसे कि मैंने कहा था हम लोग 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक ये सीरीज रखेंगे एंड 4 मंथ्स में हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे. सो टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास हम लोग के प्लान के हिसाब से वी विल बी स्टार्टिंग विथ सेक्शन ई, देन हम लोग सेक्शन ए बी सी डी एंड देन एफ के टुवर्ड्स हम लोग मूव करेंगे. विद इन दिस 4 मंथ्स हम लोग टोटल सिलेबस कवर अप करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो भी सेम टॉपिक्स के पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो सारी चीज़ हम लोग करेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग फिर रिवीजन भी करेंगे और मैराथन भी करेंगे. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया था. सो टुडे इज़ द 1 जुलाई गाइज एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माई चैनल. बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सेक्शन ई पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन ई दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ये ऑलमोस्ट अराउंड 10% है. 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट करेंगे एग्जाम में. इसमें टोटल 11 टॉपिक्स है. क्या क्या है? 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग. अर्लियर इट वाज 3P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग बट नाउ इट्स बीइंग 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग. देन आप लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव. देन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, integrated reporting, CSR reporting in India, environmental, social and governance, human resource reporting, value added statement, EVA and MVA, reporting through XBRL that is extensible business reporting language and quarterly earnings called management. Again 4P bottom line reporting new है, earlier it was 3P था. बाकी ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अवेलेबल थे. ESG आपके लिए न्यू है, ESG फिर से आया है. ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग वैल्यूएशन में था, CFR में पहली बार डाला है. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट EVA ये सब 2012 सिलेबस में था, 16 में हटा दिया था, फिर से अभी इंसर्ट किया है बट वैल्यूएशन में था. रिपोर्टिंग थ्रू XBRL ऑलरेडी था, अभी भी है सेम. क्वार्टरली अर्निंग्स कॉल्ड मैनेजमेंट ये भी आपके लिए न्यू है. न्यू क्या क्या इंसर्ट हुआ है समझ में आ गया. ये उनके लिए बता रही हूँ जो लोग ऑलरेडी 16 सिलेबस में एग्जाम्स दे रहे हैं एंड ड्यू टू सम रीजन उनको 2022 में देना पड़ रहा है. देन यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से हैं? मैक्सिमम आपके यहाँ पे 80% ये टॉपिक पे थ्योरी है, ठीक है, इसीलिए लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं बट वेरी वेरी मार्क फेचिंग. हाँ, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे. सो ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जो है ये प्रैक्टिकल है. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल है. मार्केट वैल्यू एडेड का ओनली आपको थोड़ा सा थ्योरी दिया है बस नॉलेज के लिए, तो हम लोग भी उतना ही पढ़ेंगे. ये दोनों का हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का आपको बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया है. वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन दिया है, ओनली 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके स्टडी मेट में दिया है बट मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी. पास्ट एग्जाम्स के मेरे पास क्वेश्चंस है तो मैं वो आपको कराऊंगी. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का ओनली आपको फॉर्मूला वगैरह दिया है बट क्वेश्चन नहीं दिया है. ओके, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन में दैट इज पेपर नंबर 20A. पेपर नंबर 20A में EVA है, उसमें आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं एंड ओल्ड सिलेबस में भी इसके क्वेश्चन एंड आंसर थे. सो बीइंग ए प्रैक्टिकल टॉपिक हम इसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर 2-3 एटलीस्ट हम लोग करेंगे. नाउ अभी आप लोग बोलेंगे मैम 20A का बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज पेपर 20 पहले बिजनेस वैल्यूएशन के लिए फिक्स था बट अभी क्या हो गया, आपको इलेक्टिव पेपर कर दिया, आपको ऑप्शन दे दिया. नाउ अभी अगर कोई स्टूडेंट 20A दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन चूज नहीं करके अदर 3 जो आपको ऑप्शन दी गई है वो चूज कर रहे हैं तो फिर वो तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पढ़ेंगे ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे. और अगर CFR में EVA का क्वेश्चन आ गया तो फिर वो लोग कैसे करेंगे? इसीलिए जहाँ पे भी टॉपिक है प्रैक्टिकल बेस्ड हम लोग उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हम इग्नोर नहीं कर सकते. फाइन. और एक यहाँ पे टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग. ओके, इसकी भी आपको ओनली थ्योरी दी गई है एंड बिजनेस वैल्यूएशन में आपको प्रैक्टिकल दी गई है. तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल इसीलिए कराऊंगी क्योंकि जो बच्चे पेपर 20A सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा पेपर वो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, हालांकि मैं सजेस्ट करूंगी आप 20A ही सिलेक्ट कीजिए बिकॉज वो मार्क फेचिंग है. बट अगर किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, अगर वो उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उनको CFR में हैम्पर ना हो, इसीलिए हम लोग इसके भी क्वेश्चन करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल टॉपिक हो गया, वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग. राइट, ये 3 टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर अप कर लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे. बाकी जो 8 टॉपिक्स बचे, रिमेनिंग 8 टॉपिक्स के हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, क्लासेस कैसे होंगे, आपको ईच ऑल्टरनेटिव डे आपको क्लासेस मिलेंगे सो दैट आप लोग आज मेरे क्लासेस किया, पढ़ा, अगले दिन फिर से उसको रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट डे मेरे साथ आ जाइए और फिर से आप पढ़ना शुरू कीजिए. ठीक है,
मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे, क्लासेस को इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज कंटिन्यूस क्लासेस चलेगी। आप सोचेंगे आज मैम ने तो अपलोड कर दिया, हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। मैं गैप दे दे के ही डालूंगी, और आप जैसे ही मैं डाली आप लोग उसको कंप्लीटली पढ़ के फटाफट खत्म करेंगे। इज इट क्लियर? सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज ही स्टार्ट करेंगे, आज ही इसको पूरा मक्खन की तरह खत्म कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप लोग बेसिकली क्या देखते हैं, देखिए इधर आप लोग का क्या होता है गाइज, सेल्स आप लोगों ने लिया, फिर आप लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। देन यहाँ पे आप लोग क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक। देन आप लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, सारे एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज़ का होता है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। देन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने सर्विसेज के लिए पैसे दिए, आपकी डेप्रिसिएशन होती है, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे होती है। एंड देन आप लोग की क्या बच जाती है, नेट प्रॉफिट, राइट। ये आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। बट ये थोड़ा सा ना नैरो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये आपको क्या बता रहा है, ओनली अबाउट द नेट प्रॉफिट, राइट। ये आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट के बारे में बता रहा है। सो अभी अगर हम थोड़ा सा वाइडर सोचेंगे, क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, कि आप ठीक है आप प्रॉफिट बता रहे हैं, दैट इज ओके। हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट पता चल गया, आपकी कितनी सेल्स है, कितनी आपकी एक्सपेंसेस हुई एंड कितना आपका नेट प्रॉफिट है, वो हमको पता चल गया, ओके। बट आप हमको एक ऐसा स्टेटमेंट बना के दीजिए जिससे हमको पता चले कि आपका एक्चुअल वैल्यू एडिशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। ठीक है, वो बोल रहे हैं आपका एक्चुअल वैल्यू एडिशन बताइए। अब एक्चुअल वैल्यू एडिशन क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू एडिशन क्या है, ये बेसिकली नेशनल इनकम बेस्ड है। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोग का थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बोलते हैं ये आप थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट लाइए, क्या लाइए, वाइडर कॉन्सेप्ट लाइए, और नेशनल इनकम अप्रोच के बेसिस पे, नेशनल इनकम अप्रोच के बेसिस पे आप लोग एक स्टेटमेंट ऐसा बनाइए जिससे कि हमको पता चले कि आपका एक्चुअल वैल्यू एडिशन क्या है। अब मैम नेशनल इनकम थ्योरी क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम थ्योरी बोलते हैं गाइज बेसिकली एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं, पूरे टोटल इंडिया में एक साल में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जितने भी प्रोडक्ट के आउटपुट निकले, जितने वैल्यू के गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, एंड जितने सर्विसेज हम आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड किए हैं, उसका सम टोटल को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। यहाँ पे इंडिविजुअल एक्स ने कितना किया, वाई ने कितना किया, जेड ने कितना किया, अंबानी टाटा इंडिविजुअली कितना किया, उससे मैटर नहीं करता, होल ऑफ द इंडिया को हम लोग लेके चलते हैं। तो ये एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। वैसे ही स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी नेशनल इनकम थ्योरी लेके आइए, एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट लाइए, और हमको बताइए कि आपका वैल्यू एडिशन क्या है। ठीक है, सो हम लोग को कैसे बताएंगे कि आप लोग सिर्फ नेट प्रॉफिट मत बताइए। नेट प्रॉफिट किसका है, ओनर ऑफ द कंपनीज का, राइट, शेयर होल्डर्स का। तो बोल रहे कि आप हमको सिर्फ नेट प्रॉफिट मत बताइए गाइज, आप हमको क्या बताइए, टोटल वैल्यू एडिशन क्या है। मतलब वैल्यू एडिशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपने 100 रुपीज़ का एक इनपुट खरीद के लाया, और जब आपने इसको प्रोसेस किया और जब आपने इसको आउटपुट बनाए ना, इसका वैल्यू था 160। तो आपने जो 60 रुपीज़ का एक्स्ट्रा एडिशन हुआ ना, ये है आपका वैल्यू एडिशन। ओके, अब ये 60 रुपीज़ वैल्यू एडिशन हुआ, इसमें से आपने 10 रुपये एम्प्लॉयज़ को दिए, 2 रुपये आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, 10 रुपये आपके अदर खर्चे हो गए, और 5 रुपये आपके डेप्रिसिएशन चले गए, और बाकी आपके जितने भी बचे, जो 33 रुपीज़ बचा, वो है आप लोग का नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली ये चीज़ बोल रहा है कि हमको वैल्यू एडिशन बताइए, सो दैट हमको पता चले कि वैल्यू एडिशन क्या है। नेट प्रॉफिट के साथ तो आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉफिट से कैसे जाने आपका एक्चुअल पोजीशन, आपका एक्चुअल ग्रोथ क्या है, आपकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। तो आप हमको वैल्यू एडिशन भी साथ में प्रोवाइड कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, नो, नॉट एट ऑल। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टैट्यूटरीली कंपलसरी है, वैस पीएल को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसका सब्सटीट्यूट नहीं है, बट इट इज़ एन एडिशनल स्टेटमेंट, सो दैट हमको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो पीएल से ही हम प्रिपेयर करेंगे, पीएल का ही एक रेप्लिका है।
पीएल को थोड़ा सा हम अलग तरीके से प्रेजेंट करके देंगे सो दैट जो स्टेक होल्डर्स की नीड है, मतलब अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग वो लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग हम लोग एक स्टेटमेंट और देंगे, समझ रहे हो। सो वैस अभी कंपलसरी नहीं है, इट इज़ वॉल्यूंटरी। जब हम लोग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, RIL का है मेरे पास, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, सो तब मैं आपको दिखाऊंगी उन्होंने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अपनी प्रिपेयर कर रखी है। सो नाउ इट इज़ वॉल्यूंटरी, बट आने वाले 8-10 साल में कंपलसरी हो सकता है। अगेन अभी मैम हम इसमें दिखाएंगे क्या, देखिए क्या हम लोग दिखाएंगे। आप सिंपली नेट प्रॉफिट दिखाते थे, तो वो क्या बोल रहे हैं, जी नहीं आप नेट प्रॉफिट मत दिखाइए, वैल्यू एडिशन तो आपको पता चल गया, आपने 100 रुपये का चीज़ लाया और 160 में उसका आउटपुट वैल्यू निकला, तो 60 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ। सो बेसिकली क्या बोल रहा है, सेल्स आपने कितने रुपीज़ में सेल किए, दैट इज़ 160 में मैंने सेल्स किए, माइनस आपने कितने रुपीज़ में खरीदे थे सामान 100 में, तो आपका वैल्यू एडिशन हो गया 60 रुपीज़। तो ये जो हम खरीदे हैं ना, जो भी हमने रॉ मटेरियल खरीदा या सर्विसेज लिया, जितना हमारा खर्चा हुआ, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, कोबिम्स। इसको हम लोग बोलेंगे कोबिम्स। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज। अब कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज में क्या क्या जाएगा, आप लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, ठीक है, इनपुट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस इनपुट सर्विसेज। जैसे कि आप लोगों ने रेंट दिया, टैक्स दिया, कोई चीज़ का मशीनरी का आपने हायर चार्जेस दिया, इंश्योरेंस का चार्जेस दिया, ये सब सर्विसेज आपके जाएंगे इनपुट सर्विसेज। और रॉ मटेरियल आपने खरीदा, कोई चीज़ आपने खरीदा, अगर कंजम्पशन किया, उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल। सो कॉस्ट ऑफ बॉट इन, अंदर हम लोग जो लाए मटेरियल एंड सर्विसेज। सेल्स से आप अगर ये दो चीज़ माइनस कर देंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिशन। नाउ जो ये कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज है ना, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, इसके कुछ एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन है। क्या बोल रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ को आप लोग देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, EPF में कंट्रीब्यूशन देते हैं, ESI देते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सपेंसेस में हम लोग नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल सर्विसेज में, एक्सपेंसेस में हम लोग नहीं लेंगे। उसमें क्या लें, ओनली रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज में एम्प्लॉय का सर्विस हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा अपना एम्प्लॉय है, खुद का जो खर्चा है उसको आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ है आप लोग का गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को आप क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, राइट। अब ये टैक्स को आप एक्सपेंसेस पे मत लीजिए, ठीक है, इसको भी आप कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे नहीं लेंगे। उसके बाद प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। अब प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल क्या है, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल गाइस बेसिकली आपके क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो पैसा देते हैं, प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लस डिवेंचर होल्डर्स और डेब्ट प्रोवाइडर, राइट। ये 3 आपके होते हैं। शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, और ये सबको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज में। एंड द फोर्थ वन इज आपका एंटिटी। एंटिटी मतलब एंटिटी अपने पास खुद जो रखती है, दैट इज द नेट प्रॉफिट। इसको हम पहले भी नहीं लेते थे, अभी भी नहीं लेंगे। रिटेन्ड अर्निंग, ये हम लोग नहीं लेंगे कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे। बेसिकली वैल्यू एडेड स्टेटमेंट यही बोलता है, आपकी जितनी सेल्स है ना, जितनी भी आपकी सेल्स है, आप सेल्स पैसा ले लीजिए और उससे आप कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज को घटा दीजिए। अब उसमें क्या क्या जाएगा भाई, आपने जितना इनपुट रॉ मटेरियल खरीदा, मोटा मोटी आपका जितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ, प्लस आउटसाइड सर्विसेज आपने लिए। अभी मेरी मशीन खुद की है, ठीक है, मशीन मैंने खरीदा, उसको मैंने लगाया, अब उसका डेप्रिसिएशन जो होगा ना, उसको हम कॉस्ट पे नहीं लेंगे क्योंकि वो मेरी चीज़ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या लेंगे, एंटिटी पे लेंगे, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग देखेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, एम्प्लॉय क्या है, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एंड एंटिटी क्या है, ये 4 चीज़ को हम देखेंगे। सो कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज बेसिकली उतना ही जाएगा, जो बचा दैट इज योर वैल्यू एडिशन। अब वो जो वैल्यू एडिशन होगी ना, वो वैल्यू एडिशन होगी, उसको हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, राइट। बेसिकली देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम लोग क्या की, हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ के भी खर्चे यहाँ पे लेते थे, टैक्स भी लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते थे, डेप्रिसिएशन वगैरह लेते थे, एंड नेट प्रॉफिट, राइट। मैंने इसको क्या कर दिया, देखिए
दो स्टेटमेंट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। पहले हम लोगों ने लिया सेल्स, सेल्स जहाँ पे भी आया क्लोजिंग स्टॉक सेल्स के साथ आएगा, राइट। सो ये सेल्स एज इट इज़ है, सपोज ये 100 रुपीज़ की है, तो ये 100 रुपीज़ मैं यहीं पे ले रही हूँ, वैल्यू एडिशन निकालने के लिए भी टर्नओवर उतना ही जाएगा। नाउ अब इसमें से मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज आपको काटना है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे? एम्प्लॉइज तो मैम आपने मना किया, टैक्स आपने मना किया, इंटरेस्ट भी मना किया, डेप्रिसिएशन भी मना किया, ओके। रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज हमने जो लिए हैं, जितने भी हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हैं या फिर हमने कोई इनपुट सर्विस ली है, उसको आप लोग माइनस कर देंगे। सपोज ये मेरा 20 रुपये का था, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 80 रुपीज़। दैट मीन्स ये रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज को छोड़ के आपके पास बाकी जितना बचा, एम्प्लॉयज़ है, टैक्स है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट है, ये सब मिला के भी आपकी 80 आएगी, राइट। सो बेसिकली पीएल स्टेटमेंट से हमने वैल्यू एडिशन बनाया। नाउ अब आप बोलेंगे मैम ये सब को हम कहाँ पे दिखाएंगे? ये सब को आप एप्लीकेशन पे दिखाएंगे। पहले स्टेटमेंट में हम लोगों ने वैल्यू एडिशन निकाला, अब दूसरा स्टेटमेंट आप लोग बनाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट में आप लोग क्या दिखाएंगे? एप्लीकेशन ऑफ दिस वैल्यू एडिशन। ये जो 80 रुपीज़ आए ना, इसको आप लोग एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, मतलब किसके किसके लिए ये वैल्यू एडिशन है, ठीक है। ये 4 लोगों के लिए वैल्यू एडिशन है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे एम्प्लॉय, मैं डिनोट कर रही हूँ ई। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, देन आप लोग लिखेंगे गवर्नमेंट, एंड देन आप लोग लिखेंगे एंटिटी। एंटिटी मतलब अपने खुद के लिए वो क्या रखता है, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, फॉर इट्स डेवलपमेंट। नाउ अभी एम्प्लॉयज़ को आपने जो दिए ना, सैलरी, वेजेस, ESI, जितने आपने एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब आपने प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, और आपने डिविडेंड दिया होगा। अब इसको आप लोग यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे होता है ना प्रोविजन फॉर डिविडेंड, सारी चीज़ें तो होती है पीएल स्टेटमेंट पे, तो यहाँ पे आप लोग ले आएंगे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को आपने जितना दिया। जितनी आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स होगी ना, उसको आप लोग ले लीजिए गवर्नमेंट पे, और जितना आप लोगों का डेप्रिसिएशन होगा ना, उसको आप लोग ले लीजिए एंटिटी पे, ठीक है। अब इस पे क्या होगा? आपकी नेट प्रॉफिट भी है। नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? यहाँ पे, दैट इज द रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। अभी प्रॉफिट को क्या करते हैं? या तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे, जितना बचा दैट इज रिटेन अर्निंग, तो ये दो चीज़ को भी हम यहाँ पे लेंगे। अब आप बोलेंगे मैम डेप्रिसिएशन को आपने यहाँ पे क्यों लिया? डेप्रिसिएशन को मैंने एंटिटी पे इसीलिए लिया क्योंकि वो नॉन केस एक्सपेंडिचर, और जितना भी नॉन केस एक्सपेंडिचर उसके लिए हमारा कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, राइट। तो वो पैसा क्या कर रहा है? एंटिटी अपने पास रख रहा है, क्योंकि उसने मशीन ऑलरेडी खरीद चुकी है। जब खरीदा तब वो एक्सपेंडिचर हो चुका है। अभी आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, दैट इज नॉन केस, बस हम उसको चार्ज अप कर रहे हैं। सो पैसा तो कंपनी के पास, खुद के पास बचा ना, तो जितने भी नॉन केस एक्सपेंडिचर होगी, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर भी होगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी होगी, तो ये सब चीज़ एंटिटी पे आएगी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटी बन रही थी 10 लाख की, बट आपको गवर्नमेंट को ये साल देना है 7 लाख रुपीज़, और 2 साल बाद आपको 3 लाख रुपीज़ देना है। तो पीएल में तो आपने 10 लाख चार्ज अप कर दिया, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना दिया? 7 लाख रुपीज़, 3 लाख बचा हुआ है। तो वो जो 3 लाख का आपको फायदा हुआ है, आपको जो कैश फ्लो बचा है, वो आप फिर से ग्रोथ पे लगाएंगे, इसीलिए हम उसको एंटिटी पे लेते हैं। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट को क्या जाएगा? सारे के सारे टैक्स, इधर प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्चुअल टैक्स पेड, जो भी होगा आप लेंगे। बट यहाँ पे भी 2 सिनेरियो है, रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल, ठीक है। अब जो रिकवरेबल टैक्स है ना, वो यहाँ पे आएगा, दैट इज एक्सपेंसेस पे आएगा। क्यों आएगा? देखिए, बिकॉज जो रिकवरेबल टैक्स है वो हम लोग का गवर्नमेंट को उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने 100 रुपीज़ का टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, सेकंड वाले ने जीएसटी पे किया, सेकंड वाले ने उसका क्रेडिट ले लिया, तो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ गया क्या? नहीं गया। अल्टीमेट कंज्यूमर जो देता है वही गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि वो रिकवरेबल नहीं है और आप अल्टीमेट कंज्यूमर हो उसको पे करने के लिए, जैसे आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा, तो फिर तो वो क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो इन दैट केस वो आपका एप्लीकेशन है। बट ओवरऑल हम लोग ये मानते हैं कि हमको इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसका क्रेडिट मिल जाता है और हम उसको एक्सपेंसेस पे लेते हैं। और जो नॉन रिकवरेबल है, लाइक आपकी लोकल टैक्स है, सेस है, देन आप लोग का इनकम टैक्स है, ये सब चीज़ क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती है, इसीलिए एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट होगा। इज इट क्लियर? देन आप लोग का प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। अब प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे क्या लेंगे? जितने भी अपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड दिए हैं या फिर डिविडेंड देंगे, प्रपोज्ड हो या पेड हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लेंगे। नाउ एम्प्लॉयज़, इसका कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है।
एम्प्लॉयज़ पे एक्सेप्शन है। एम्प्लॉयज़ का एक्सपेंसेस हम लोग कंसिडर करेंगे, बट फर्स्ट आप समझिए एम्प्लॉयज़ क्या है। एम्प्लॉयज़ मतलब आपके जितने भी टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, कोई भी एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ में जाएंगे इंक्लूडिंग डायरेक्टर। मार्क माई वर्ड्स, इंक्लूडिंग डायरेक्टर। इंड एस में डायरेक्टर को भी एम्प्लॉय बोला गया है, तो डायरेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। दैट मीन्स डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन देंगे वो भी आपके एम्प्लॉयज़ में ही जाएंगे, एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ में जाएंगे। बट मार्क माई वर्ड्स, डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस होती है ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा। डायरेक्टर की सिटिंग फीस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएंगे। फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन इज कि आपके जो ऑडिटर्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं और जो आपके ट्रेनीज हैं, अभी जैसे सीए इंटर्न होते हैं, जो ट्रेनीज है ना, जो ट्रेनिंग करने के लिए दे आर नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय, तो वो लोग का जो हम लोग उनको सैलरी देंगे, स्टाइपेंड देंगे, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन? फर्स्ट एक्सेप्शन इज डायरेक्टर इज द एम्प्लॉय। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन हम लोग एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे लेंगे, बट डायरेक्टर का जो सिटिंग फीस है उसको हम एम्प्लॉय में कंसिडर नहीं करेंगे। फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? सेकंड एक्सेप्शन इज एम्प्लॉय में हम लोग ऑडिटर्स को नहीं लेंगे, बिकॉज ऑडिटर्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे जाता है। सो ऑडिट फीस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे जाएगा, एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे नहीं जाएगा। दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड चीज, ऑडिटर को नहीं लेंगे, प्लस और किसको नहीं लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं लेंगे, और हम लोग ट्रेनी एम्प्लॉय को नहीं लेंगे। सो तीन लोगों को हम नहीं लेंगे। सेकंड एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन एम्प्लॉय में आप लोग को याद रहेगा। फिर बोल रहा है इनका जो पेमेंट है ना, ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। एम्प्लॉयज को आप जो परक्यूजिट दे रहे हैं वो भी एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर हो रहा है गाइस? अभी और थोड़ा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, जब मैं आपको नोट्स रीड करवाऊंगी और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, बट ओवरऑल फंडा समझ में आया। सो बेसिकली आपको इसको रिकंसाइल करके दिखाना है। इसका जो सम टोटल होगा ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, एंड योर क्वेश्चन विल बी ओवर। इज इट क्लियर? नाउ अभी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। दिस इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट that shows how much value has been created by an enterprise through the utilization of its capacity, capital, manpower and other resources. अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपिटल, अपना मैन पावर को यूज़ करके कितना वो वैल्यू एडिशन किया है, ये स्टेटमेंट वो शो करेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली कंसेंट्रेट ऑन द नेट प्रॉफिट। मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस पे फोकस करता है? नेट प्रॉफिट पे, which is calculated on entity concept, that is the narrow concept, and more attributable towards shareholders, because profit किसको belong करता है? shareholders को। whereas the VAS is wider in nature and created on enterprise concept। मैं आप लोग को पहले भी बता दे रही हूँ गाइस कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से थ्योरी नहीं पूछेगा, इसमें थ्योरी पूछने लायक कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें से अगर आएगा 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ये चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है अगर आएगा तो, बट देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ न्यू टॉपिक्स ऑल्सो। बट अगर प्रैक्टिकल डालना चाहेगा तो ये 100% कन्फर्म है। दिस स्टेटमेंट शोज द वैल्यू जनरेटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट टू द स्टेक होल्डर्स, दैट इज एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, गवर्नमेंट एंड एंटिटी। मैंने बताया 4 लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी वैल्यू जनरेट हुआ है वो 4 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एम्प्लॉइज पे करता है, मैंने देखो कितना ब्यूटीफुली लिखा, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे अब गलत करने का चांसेस है। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन इंक्लूड होगी, सिटिंग फीस एक्सक्लूड होगी। शेयर होल्डर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, नो एक्सेप्शन। जितना भी आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल जितने भी हैं, अभी प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को आपने जितना भी पे किया डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो आप लोग का एप्लीकेशन टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे जाएगा। हाँ, हालांकि आपके जितने भी शॉर्ट टर्म होंगे ना, शॉर्ट टर्म, अभी आपने कैश क्रेडिट ले लिया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो गया, उस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो यहाँ पे नहीं आएगा बाबा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैपिटल मतलब जो हम लोग का लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ऊपर जितने भी हम लोगों ने खर्चे किए वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। थर्ड वन इज योर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जितने टैक्स पे किए वो जाएगा। इसमें भी हमने 2 सिनेरियो देखा, रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल। अब रिकवरेबल है तो भैया फिर तो गवर्नमेंट को कुछ गया ही नहीं, तो हम लोग उसको लेंगे नहीं गवर्नमेंट पे, उसको हम लोग लेंगे एक्सपेंसेस पे, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे। बट अगर वो नॉन रिकवरेबल है ना, अगर वो नॉन रिकवरेबल है तो उसको हम लोग गवर्नमेंट पे लेंगे, ठीक है। देन आपका आ गया एंटिटी। अब ये क्या है? फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। अब एंटिटी पे क्या जाएगा? भाई आपके पास जितने प्रॉफिट है, रिटेन प्रॉफिट है, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, फिक्स्ड एसेट रिजर्व, जनरल रिजर्व, आपके जितने भी नॉन केस एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आपके जितने भी प्रॉफिट है वो सारी चीज़ एंटिटी पे जाएगी। इज इट क्लियर?
अब इसको हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे। देखिए, अब मैंने यहाँ पे नोट लिखा। नोट क्या लिखा? वैस इज नॉट स्टैच्यूटरीली कंपलसरी। स्टैच्यूटरीली कंपलसरी नहीं है, मैंने पहले ही बताया। वॉल्यूंटरीली बनता है एंड एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ पब्लिश होती है। वैस इज ए सप्लीमेंट एंड नॉट ए सब्सटीट्यूट टू पीएल अकाउंट। अब ये कंपलसरी भी नहीं है और पीएल अकाउंट के लिए सब्सटीट्यूट भी नहीं, इट इज एन एडिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन द फिगर्स फ्रॉम द P&L अकाउंट। पीएल से हमने बनाया, आपको एग्जाम में भी P&L स्टेटमेंट दे देगा, उसी से आपको वैस बनाने के लिए बोलेगा। उसके बाद देखिए वैल्यू एडेड क्या है? आपने इनपुट खरीदा, उसको आप लोगों ने प्रोसेस किया और वहां से आउटपुट निकला, तो जितनी वैल्यू में डिफरेंस आएगी दैट इज योर वैल्यू एडेड। सो बेसिकली वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, और वी कैन से सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, राइट। इसके बाद क्या बोला? मीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम आइटम्स फॉर वैस प्रिपरेशन। क्या बोल रहा है? While preparing the value-added statement, you should think about each item whether it will be treated as application or expenses. मैंने आपको बताया ना, एम्प्लॉइज में कौन से खर्चे एक्सपेंसेस में जाएंगे, कौन से एप्लीकेशन पे जाएंगे, दो एक्सेप्शन बताया। देन गवर्नमेंट पे दो चीज़ है, कौन से एप्लीकेशन पे जाएंगे, कौन से एक्सपेंसेस पे जाएंगे। प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे भी दो चीज़ें, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल है तो वो एक्सपेंसेस पे जाएंगे, लॉन्ग टर्म है तो वो एप्लीकेशन में जाएंगे। एंड उसके बाद आपका एंटिटी का तो सारा का सारा आप लोग एप्लीकेशन पे लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप वैस प्रिपेयर करेंगे तो पीएल स्टेटमेंट के जो आइटम्स है ना, उसको आप दो एरिया में देखेंगे, अरे ये मेरा एप्लीकेशन है या फिर ये मेरा एक्सपेंसेस है। इज इट क्लियर? देन क्या बोला? प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। प्रिपरेशन जब हम करेंगे, एप्लीकेशन नहीं है, प्रिपरेशन हम लोग जब करेंगे क्या देखेंगे? पहले है सेल्स। सेल्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अदर रेवेन्यू, चेंज इन फिनिश स्टॉक। ऑफकोर्स जितने भी आपकी सेल्स से अदर इनकम है या फिर चेंज इन स्टॉक है वो आपके सेल्स पे जाएगी। देन क्या बोला? कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज। अब ये क्या है? देखिए, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ इनपुट्स इन फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच में बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। Bought in material includes raw material, semi-finished goods, stores, spares, dyes and chemicals, power, fuel, water, repair and maintenance, and packaging material, and exclude cost of self-generated power. Material में इसने क्या बोला? आपने रॉ मटेरियल खरीदा, सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीद के उसको प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, डाइज एंड केमिकल्स है, पावर है, फ्यूल एंड वाटर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, पैकेजिंग मटेरियल है, एक्सक्लूड कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड पावर। अगर आप खुद से पावर जनरेट कर रहे हैं तो वो परचेज पे नहीं जाएगा। फिर क्या बोला? बॉट इन सर्विसेज क्या है? इंक्लूड्स रिपेयर मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, बैंक कमीशन। एक सेकंड गाइस, ये जो रिपेयर मेंटेनेंस है ना, रिपेयर मेंटेनेंस परचेज पे नहीं जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग कट करेंगे। फाइन, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज पे जाएगा। सो बॉट इन सर्विसेज इंक्लूड्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, बैंक कमीशन, इंश्योरेंस चार्जेस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, पोस्टेज, टेलीफोन एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब चीज़ आपके सर्विसेज पे जाएगी। ऑडिट फीस, रेंट, रेट एंड टैक्स। ऑडिट फीस को मैंने क्यों रेड किया? बिकॉज ये एक्सपेंसेस पे जाएगी, ये हम लोग का एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय नहीं जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये सब आपका जाएगा बॉट इन सर्विसेज पे। बेसिकली मटेरियल एंड सर्विसेज समझ में आपको ओवरऑल, बॉट इन मटेरियल एंड बॉट इन सर्विसेज। उसके बाद देखिए की पॉइंट्स। की पॉइंट्स पे मैंने क्या हाईलाइट किया? कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पे क्या जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब आप लोग इंटर में ऑलरेडी पढ़े हैं गाइस, बस मैंने लिखा है क्योंकि जब मैं कोई नोट्स दे रही हूँ तो उसमें कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, अगर आप डाउटफुल डेप्ट्स के लिए कोई प्रोविजन ले रहे हैं, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन, वो भी आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज होगा। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, loans from banks and interest on bank overdraft is includes in cost of bought in material and services. Already मैंने बताया। recoverable tax from government is also part of cost of bought in material and services. उसके बाद ही देखिए एप्लीकेशन फॉर वैल्यू एडिशन। पहले हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया वैल्यू एडिशन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज। सेल्स में क्या गया? सेल्स प्लस अदर इनकम प्लस क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है, चेंज इन फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज माइनस कर दिया, सो हम लोग का आ गया वैल्यू एडिशन। नाउ अभी हम उसको एप्लीकेशन करेंगे। ये देखिए एम्प्लॉइज कितने खुश हैं। अब देखिए एम्प्लॉइज, फर्स्ट टर्म क्या था हम लोग का? एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। इसमें क्या बोला? इट इंक्लूड्स परमानेंट, टेम्पररी,
कैजुअल लेबर, इट डजेंट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ट्रेनी एंड ऑडिटर, 3 चीज़ को ये इंक्लूड नहीं करता। एम्प्लॉयज ऑल्सो इंक्लूड डायरेक्टर, डायरेक्टर को इंक्लूड करता है। दे मे बी होल टाइम, पार्ट टाइम, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब डायरेक्टर बोल दिया ना तो भाई कोई भी डायरेक्टर हो, डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन होगा वो हम लोग एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय में लेंगे, ठीक है। द अमाउंट पेड और पेबल टू एम्प्लॉयज कैन बी इन केस और काइंड, अब केस में हो या काइंड में हो, जैसे कि काइंड में मतलब परक्यूजिट होगा। Then salaries, wages, bonus, other benefits, staff welfare expenses, contribution to PF are considered as application and not expenses. These items shall be treated as a value addition towards employee of a company. Is it clear? फिर क्या बोला, नोट देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने लिखा, ऑफिशियल टूर्स एंड ट्रैवलिंग आर कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड क्या था, डायरेक्टर सिटिंग फीस आर कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। मैंने 2 चीज़ बताया था, दोनों एक्सेप्शन है। तीसरा वाला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, ऑडिटर्स आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी एंड देयर फॉर द ऑडिट फीस शैल बी ट्रीटेड एज एन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? देन प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। अब प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये अम्ब्रेला आपको बताएगा प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल कौन कौन होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेविंग एंड लोन, क्रेडिट यूनियन, इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शैडो बैंक्स, ठीक है। ये सब लोग क्या होते हैं, दे आर योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। नाउ it includes shareholders and long-term source of finance like debenture holders, bank and financial institution for providing long-term loans. Mark the words long-term. जितने भी long-term है उसको हम लोग providers of capital बोलेंगे. Dividend paid or payable to shareholders, interest paid to debenture holders, interest on fixed loan from financial institutions shall be treated as an application towards financier, that is providers of capital. फिर लिखा shareholders may be equity and preference shareholders, hence all kind of dividend will be included in the application. अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। डिविडेंड मतलब ऑल काइंड्स ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर का सैलरी मतलब सैलरी टू ऑल काइंड ऑफ डायरेक्टर, ओके। देन आगे आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या बोल रहा है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यू एडिशन, दैट इज रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल। टैक्सेस विच आर रिकवर्ड इन सेल्स शैल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, whereas those taxes which are not recovered shall be shown as contribution towards government. मैंने ऑलरेडी बताया ये गवर्नमेंट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स कितना होता है, रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल। रिकवरेबल जो है उसको हम लोग एक्सपेंसेस पे लेंगे, बेसिकली सेल्स टैक्स एंड एक्साइज, ये सब चीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नॉन रिकवरेबल जो होता है इनकम टैक्स, सेस, लोकल टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एटसेट्रा, ये सब होगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। देन नोट देखिए, नोट दैट प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, provision of deferred tax liability is also considered as application towards entity and shall not be shown in contribution for government. अब क्या बोल रहे हैं, अगर कोई deferred tax liability है तो भाई वो गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट पे नहीं जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी पे जाएगा, क्योंकि अभी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को गया नहीं है, ये फ्यूचर में जाएगा, जब जाएगा तब हम टैक्स में दिखाएंगे, ओके। नाउ एंटिटी, it includes the fund that the organization keeps for its growth and expansion. All the non-case expenses, जितने भी non-case expenses like depreciation are application towards entity, return earning and DTL are also application towards entity. Any kind of, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे any kind of reserves, ट्रांसफर टू आपका जनरल रिजर्व होगा, फिक्स्ड एसेट रिजर्व होगा, एनी काइंड ऑफ रिजर्व जो होगा ना वो भी एप्लीकेशन टुवर्ड्स एंटिटी पे जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद देखिए मैंने अब दिया आपको फॉर्मेट ऑफ वैल्यूएडेड स्टेटमेंट। फॉर्मेट में आप क्या लिखेंगे, देखिए हमेशा फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करेंगे। वैल्यूएडेड स्टेटमेंट ऑफ सपोज एक्स लिमिटेड एज ऑन डेट पे अगर करेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर 2023, जो भी डेट आपका होगा वो आप लिखेंगे वैल्यूएडेड स्टेटमेंट। इस पर आप लोगों ने क्या लिया, आप लोगों ने लिया सेल्स, देन अदर रेवेन्यू, देन चेंज इन स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, तो आगे आप लोग का वैल्यू एडिशन, राइट। अब एप्लीकेशन करेंगे, मैंने फिर से यहाँ पे लिखा देखिए, टू पे द एम्प्लॉइज सैलरी, वेजेस, अदर बेनिफिट, टू पे द डायरेक्टर सैलरी, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। डायरेक्टर को अगर कुछ कमीशन भी गया, रेम्यूनरेशन, सैलरी जो भी है वो हम लोग देंगे एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे। टू पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेस एंड लोकल टैक्स, ये सब एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट में जाएगा। देन टू पे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, interest on borrowings, interest on fixed loan from financial institution, equity dividend, preference dividend. Then
to for maintenance and expansion of the company, depreciation, return profit, general reserve, fixed asset replacement reserve, deferred tax account, ये सब जाएगा आपका एप्लीकेशन टुवर्ड्स एंटिटी पे. इज इट क्लियर? उसके बाद आ गया आपका यूजेस ऑफ वैल्यूएटेड स्टेटमेंट. अगर आएगा, ये तो बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है, बट अगर आएगा तो 2 से 4 मार्क का ये यूसेज दे सकता है एग्जाम में. इसलिए मैंने इसको बस थोड़ा सा एक फॉर्मेट देके बता दिया कि आप लोग को याद हो. थ्योरी बेसिकली ये चैप्टर से आएगा तो प्रैक्टिकली आएगा, बट अगर आया तो ये यूजेस आ सकता है. 4 ही यूजेस है. वैल्यूएटेड स्टेटमेंट का क्या बोल रहा है? इट इज़ ए प्रोडक्टिविटी मेजर. आप लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, आपके एम्प्लॉइज़, वो आप लोग को बताता है. और ये प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे आप लोग एम्प्लॉइज़ को बोनस देते हैं. बोनस स्कीम अभी हम लोग पढ़ेंगे. आपके बुक में 2-3 लाइन का दिया है, बट मैं उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. देन रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन. कौन से रिसोर्सेज पे आप लोग ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे, जिससे रिटर्न आएगा उस पर करेंगे, तो वो आपको बताएगा. एंड अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर टू प्रॉफिट. प्रॉफिट मेजर करने का ये एक अलग सा वे है. आप लोग आपके वैल्यू एडिशन देख सकते हैं. सो बेसिकली 4 यूजेज ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट. उसके बाद आप लोग को बोलता है बोनस स्कीम. बोनस स्कीम क्या है? वैल्यू एडिशन के बेसिस पे एम्प्लॉइज़ को बोनस भी दी जाती है. जहाँ पे बोनस का नाम सुना नहीं, देखिए एम्प्लॉइज़ कैसे खिलखिला गए, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना बोनस का नाम सुन के. देखिए बोनस स्कीम क्या बोलता है, अगर एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी रेशियो ज़्यादा है ना, तो हम लोग उसको एडिशनल बोनस भी देंगे. अब ये कैसे बोलता है, देखिए एक चीज़ को समझेंगे. सपोज कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना वो है 10 रुपीज़, और आपकी जो वैल्यू एडिशन है ना वो है आपकी 100 रुपीज़. तो एम्प्लॉय कॉस्ट टू वैल्यू एडिशन कितना आया? 10%, राइट. अगेन ये है फर्स्ट सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो है एम्प्लॉय कॉस्ट है आपका 20 और आपका जो वैल्यू एडिशन है वो है आपका 100. सो यहाँ पे कितने हुए? 20%, राइट. अब आप मुझे बताइए एम्प्लॉयज़ कौन से सिनेरियो पे ज़्यादा एफिशिएंट है? 90% स्टूडेंट बोलेंगे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एफिशिएंट है भाई, 20% आ रहा है. ये नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ का रिटर्न रेशियो नहीं है, एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट रेशियो है. एम्प्लॉयज़ कॉस्ट टू वैल्यू एडेड रेशियो. तो 10 रुपये पे आपको 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हो रहा है और 20 रुपये पे आपको 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो कौन सा एफिशिएंट है? ऑफकोर्स 10 रुपये में 100 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हो रहा है, 10% वाला. लेसर इज द रेशियो. जो सा लोअर होगा उसमें एम्प्लॉय ज़्यादा एफिशिएंट होंगे. ठीक है, तो वो यही बोलता है. जैसे कि 5 साल का, पिछले 5 ईयर्स का डेटा ये लोग लेते हैं, कंपनीज लेती है, और पिछले 5 साल में कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट टू वैल्यू एडेड रेशियो ये लोग निकाल लेंगे, और यहाँ पे सबसे यहाँ का एवरेज ले लेंगे. सपोज 10% एवरेज आया, तो 10% एवरेज तो बिना बोनस का भी एम्प्लॉयज़ काम कर ले रहा है ठीक ठाक, तो अब वो बोलेंगे 10% टारगेट दे देंगे. अगर 10% से बिलो कॉस्ट आया, एम्प्लॉय कॉस्ट टू वैल्यू एडिशन रेशियो, देन वो लोग उनको बोनस प्रोवाइड करेंगे. तो बेसिकली बोनस की यही चीज़ बोल रहा है. ठीक है. One of the significant uses of the concept of value added is its incorporation in company bonus scheme. Sometimes companies set bonuses based on value added. For this purpose, companies calculate cost value added ratio, that is employee cost by value added into 100. अब क्या बोला? Lower the ratio more beneficial to company, higher the bonus. Lower the ratio कौन सा है? 10%. जो सा एम्प्लॉय कॉस्ट टू वैल्यू एडेड रेशियो लोअर होगा उतना वो कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और उतना हम उसको ज़्यादा बोनस देंगे. ठीक है. सो बेसिकली आपका जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. आई होप यू गाइज आर नाउ ओके विद द कॉन्सेप्ट. समझ में आ गया? सेल्स लेंगे, फटाफट से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. सो आई वांट कि आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठ जाए. ठीक है. घर जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा, आधा घंटा देखेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद कर लेंगे, कौन सा कहाँ पे जा रहा है, बस हो जाएगा और समझ जाएंगे. तो वो भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग अभी जितना भी सेल्स होगा उसको ले लेंगे, अदर इनकम ले लेंगे, चेंज इन स्टॉक ले लेंगे. ये हो गया मेरा टोटल सेल्स. उसमें से हम लोग घटा देंगे हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज. अब उसमें हम एम्प्लॉय का कॉस्ट नहीं लेंगे, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल का नहीं लेंगे, गवर्नमेंट का नहीं लेंगे, एंटिटी का नहीं लेंगे. ये चारों को छोड़ के बाकी सब हम कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे ले लेंगे. ये हो गया हम लोग का वैल्यू एडिशन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन. देन हम इसको एप्लीकेशन करेंगे टुवर्ड्स एम्प्लॉय, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल एंड टुवर्ड्स एंटिटी. अब एम्प्लॉयज़ में हम लोग सारा चीज़ लेंगे, अदर देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ट्रेनी एंड ऑडिटर्स का हम लोग कुछ भी चीज़ नहीं लेंगे बिकॉज दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडली डायरेक्टर का जो सिटिंग फीस है वो हम लोग नहीं लेंगे, बाकी डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन एंड कमीशन हम लोग एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयज पे लेंगे बिकॉज डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड एनी काइंड ऑफ डायरेक्टर. ओके, मैनेजिंग, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, डजेंट मैटर. एंड
एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैश में भी हो सकता है, काइंड पे भी हो सकता है। देन गवर्नमेंट के लिए दो चीज़ था, रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल। रिकवरेबल टैक्स है तो एक्सपेंसेस पे जाएगा, नॉन रिकवरेबल है तो एप्लीकेशन पे जाएगा। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल के लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड हो, इक्विटी डिविडेंड हो, इंटरिम हो, प्रपोज्ड हो, एनी काइंड ऑफ डिविडेंड हो, वो हम लोग लेंगे एप्लीकेशन पे। एंड इंटरेस्ट भी अगर लॉन्ग टर्म पे है तो एप्लीकेशन पे, शॉर्ट टर्म पे है तो एक्सपेंसेस पे। इज इट क्लियर? देन हम लोगों ने देखा एंटिटी। एंटिटी के लिए भी जितने भी आपके नॉन केस एक्सपेंडिचर, रिटेन अर्निंग है, जनरल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट रिजर्व, देन आप लोग लेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जितना भी आप लोग का एक्सपेंडिचर है वो आप सब एंटिटी पे लेंगे। एंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ आपको लग रहा होगा ना एक चीज़ को कितना बारी बोलती है ये मैम, हे क्या करें बेटा, खुद को जब तक सेटिस्फाई नहीं होना तब तक मज़ा नहीं आता पढ़ा के। अब देखिए ये नोट्स पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, पास्ट क्वेश्चन इन CMA फाइनल एग्जाम। CMA फाइनल में 2 बार ये क्वेश्चन आया है। वैल्यूएशन पे बेसिकली, CFR पे तो 2016 सिलेबस पे था ही नहीं, 2012 सिलेबस पे था, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में एक ही क्वेश्चन दिया है। सो पहले हम लोग स्टडी मेट का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं ये आपको करवाऊंगी। सो आइए पेज नंबर 379 ऑफ योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, एक ही क्वेश्चन दिया है। देखिए आपको दिया है टर्नओवर 4600। टर्नओवर किस में जाएगा गाइस? हम लोग का सेल्स में जाएगा, राइट। फिर क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का तो काम ही नहीं है, एसेट तो आता ही नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है ना, ये भी आपका जाएगा एंटिटी पे, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी। जितने भी लॉस प्रॉफिट होंगे ना इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट पे, वो जाएगा एंटिटी पे। फिर बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन भी किस पे जाएगा? एंटिटी पे। फिर डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स किस पे जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। देन डेटर क्रेडिटर का कोई काम नहीं है। फिर बोला टोटल स्टॉक ऑफ ऑल द मटेरियल WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक किस पे जाएगा? सेल्स पे। तो ये 80 रुपीज़ जाएगा हम लोग का सेल्स पे। देन रॉ मटेरियल परचेज 1250, रॉ मटेरियल परचेज कहाँ पे जाएगा? आप लोग का कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे। फिर बोला कैश एट बैंक, इसका कुछ काम नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस है। रिटेन प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस, अरे बाबा ओपनिंग बैलेंस तो प्रीवियस ईयर का होता है ना, प्रीवियस ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का हमको काम ही नहीं है, ठीक है। रिटेन प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, यस करेंट ईयर का जो होगा वो हम लोग लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी पे। फिर बोला रेंट, रेट्स एंड टैक्स एक्सपेंसेस पे जाएगा। अदर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पे जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशूड काम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऑफ कोर्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे जाएगा, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट होगा। देन इनकम टैक्स फॉर द ईयर, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। देन वेजेस एंड सैलरीज, contribution towards employees, employee state insurance, contribution towards employee, employees PF contribution towards employee. Is it clear? इजी सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कर लेते हैं। देखिए मैं रफली आप लोग को बना के दूंगी बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक वेरी मच टाइम हियर। 2 चीज़ हम लोग बनाएंगे। पहला हम लोग बनाएंगे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, राइट, एंड दूसरा हम लोग बनाएंगे एप्लीकेशन स्टेटमेंट, राइट, एंड एप्लीकेशन टुवर्ड्स 4 थिंग्स, राइट। सो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, आप पूरा लिखेंगे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2005 जो भी है, और ये आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ठीक है। अब इस पर आप लोग क्या क्या लिखेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयज़ के लिए लिखेंगे ये है आपका प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, ये है आपका गवर्नमेंट, एंड ये आपका एंटिटी, ठीक है। अब देखिए टर्नओवर मेरा कितना था 4600, सो मैं यहाँ पे लूँगी सेल्स कितना होगा गाइस 4600। देन आया प्लांट एंड मशीनरी, नेट प्लांट एंड मशीनरी का हमको ज़रूरत नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 150, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी किस पे जाएगा, एंटिटी पे, दैट इज 150। फिर बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 400, डेप्रिसिएशन भी इसी में जाएगा एंटिटी पे। डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितना है 292, डिविडेंड किस पे जाएगा, प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे, दैट इज 292। देन आप लोग का है डेटर्स, डेटर्स हमको कुछ काम का नहीं है, क्रेडिटर्स कोई काम का नहीं है।
फिर बोला टोटल स्टॉक ऑफ ऑल मटेरियल WIP एंड फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दैट इज चेंज इन स्टॉक कितना है 80, तो सेल्स पे हम लोग ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक कितना है यहाँ पे 80, ठीक है। फिर बोला रॉ मटेरियल परचेज 1250, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे रॉ मटेरियल आपने खरीदा कितना 1250। इज इट क्लियर। फिर बोला कैश एट बैंक कोई काम का नहीं है। फिर बोला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 44, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भाई हम लोग का एक्सपेंसेस है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज पे लेंगे। ऑडिटर का रेम्यूनरेशन स्टार मार्क करके रखना बुक पे, ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन है 56, तो आप यहाँ पे 56 लिखेंगे ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन। रिटेन प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस हमारा कोई काम का नहीं है। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर 576, और फॉर द ईयर जो है वो कहाँ पे जाएगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी पे। फिर बोला रेंट रेट्स एंड टैक्स 330, रेंट रेट्स एंड टैक्स ये कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंसेस पे जाएगा। फिर बोला अदर एक्सपेंसेस है आपका 170, सो अदर एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे 170। फिर बोला ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशूड हमारा कोई काम का नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशूड। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है 80, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम किस पे लेंगे, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल दैट इज 80 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इसके बाद बोला इनकम टैक्स फॉर द ईयर 552, इनकम टैक्स फॉर द ईयर किस में जाएगा, गवर्नमेंट के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन जाएगा दैट इज 552। उसके बाद बोला वेजेस एंड सैलरी 654, अब वेजेस एंड सैलरी किस पे जाएगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे 654। फिर बोला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 70, PF कंट्रीब्यूशन 56, ये दोनों भी जाएगा टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन 70 एंड 56। सो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। अब बस हम देखेंगे कि इसका जो टोटल है अब ये चारों के टोटल के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कैलसी यूज कीजिए, 4600 प्लस 80 माइनस 1250 माइनस 44 माइनस 56 माइनस 330 माइनस 170, सो इट कम्स टू 2830। 2830 बेसिकली योर वैल्यू एडिशन। ना अब इसको प्लस कीजिए, 654 प्लस 70 प्लस 56 कितना हो रहा है 780, 292 प्लस 80 कितना हो रहा है 372, ये तो 552 है। देन 150 प्लस 400 प्लस 576 कितना हुआ 1126। ओके, अभी चारों को टोटल कीजिए, 780 प्लस 372 प्लस 552 प्लस 1126 कितना हुआ 2830, 2830 दैट इज 100%, ठीक है। अब निकाल सकते हैं आप 780/2830 कितना परसेंट है, 780/2830 ये आप लोग का है 27.56%, ठीक है। कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडिशन का ऐसा करके आप टोटल निकाल सकते हैं, टोटल का एडिशन कितना होगा 100%, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। समझ में आया गाइज, यहाँ पे वैल्यू एडिशन बना या यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिशन किया, समझ में आया, क्लियर चीज़ें। देखिए जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चले, उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, राइट। और एग्जाम में भी कितना इजी क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। सो एग्जाम में बेसिकली 2 क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 1 एंड 2, बट क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कीजिएगा, मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी। देखिए, वेनस लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। क्या दिया, सेल्स लेस रिटर्न एंड सेल्स टैक्स कितना है 1530, मिसलेनियस इनकम 70, तो हो गया आपका 1600, ये तो हो गया आप लोग का सेल्स। एक्सपेंडिचर में क्या दिया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस पे जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पे जाएगा, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस देखेंगे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, डेप्रिसिएशन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट है। फिर बोला जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, रिटर्न प्रॉफिट। जनरल रिजर्व है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी, प्रपोज डिविडेंड क्या है, प्रपोज डिविडेंड इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, रिटर्न प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी। देन अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूड। अरे बाबा देखिए, ये जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर दिया ना 1030 का, इसमें क्या क्या है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल 662, ठीक है, इसको तो हम एक्सपेंडिचर पे लेंगे। कंजम्पशन ऑफ स्टोर, ठीक है, एक्सपेंसेस पे लेंगे।
सैलरी एंड वेजेस ये होगा आप लोग का एप्लीकेशन, सेस एंड लोकल टैक्स ये होगा आपका एप्लीकेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये होगा आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। सो बेसिकली प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 1030 में से 662, 46 एंड 218 ये जाएगा आपका एक्सपेंडिचर पे एंड 84 एंड 20 जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। फिर क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50 का है ना, इसमें क्या लिखा, सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर, ओके। डायरेक्टर का जो सैलरी है वो 16 है, ये जाएगा एप्लीकेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 34 ये जाएगा आपका एक्सपेंसेस में। देन इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक 12 है, ये क्या होगा, एक्सपेंसेस पे जाएगा, एप्लीकेशन टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल नहीं जाएगा बिकॉज शॉर्ट टर्म है। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये 22 और 18, ये जो 40 है ये जाएगा आप लोग का एप्लीकेशन टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल में। इजी क्वेश्चन है, प्रिपेयर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। 10-10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं गाइस, क्या बताऊं मैं आप लोग को। प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग का 2 स्टेटमेंट बनेगा गाइस। पहला बनेगा आप लोग का वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, दूसरा बनेगा आप लोग का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए, राइट। देखिए ये है आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ऑफ, पूरा लिखेंगे आप लोग फॉर्मेट में, वेनेस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिशन टुवर्ड्स योर एम्प्लॉय, टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, टुवर्ड्स योर गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स योर एंटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जिसके अगेंस्ट में है उसका आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इज इट क्लियर। इसके बाद देखिए सेल्स आपका है 1530, मिसलेनियस इनकम है 70, तो टोटल हो गया सेल्स आपका 1600, चेंज इन स्टॉक कुछ है नहीं तो 1600 इज द फाइनल, ठीक है। माइनस करेंगे आप यहाँ पे क्या, कॉस्ट ऑफ बॉट इन मटेरियल एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या दिया, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर 1030 में क्या था आप लोग का, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल था 662, ऐड करते जाएंगे 662 हम लेंगे एक्सपेंडिचर पे, प्लस कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स था 46, इसको भी लेंगे एक्सपेंडिचर पे। फिर बोला सैलरी एंड वेजेस 84 ये जगह कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे। सेल्स, सेस एंड लोकल टैक्स, सेस एंड लोकल टैक्स 20 कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 218, तो इसको हम ऐड करेंगे, कितना हुआ 926, 926 होगा आप लोग का खर्चा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे। फिर बोला एडमिन एक्सपेंसेस 50, अब एडमिन एक्सपेंसेस पे सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर 16 ये जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पे, बाकी बचा 34 जाएगा आप लोग का एक्सपेंडिचर पे। फिर बोला इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट का क्या बोला था, शॉर्ट टर्म में है 12, तो 12 को हम लोग लेंगे एक्सपेंडिचर पे, बाकी लॉन्ग टर्म में कितना बचा 22 और 18 40, 40 होगा प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे। इज इट क्लियर। फिर बोला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है 32, तो डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी पे। फिर बोला प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है 164, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। फिर बोला जनरल रिजर्व 92 जाएगा एंटिटी पे, प्रपोज डिविडेंड 44 तो प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे, रिटर्न प्रॉफिट 136 तो कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी पे, राइट। बस क्वेश्चन ख़त्म है, इतना जल्दी ख़त्म हो गया, मुझे लगा और भी है, ठीक है। कितना हुआ आप लोग का 628 इज योर वैल्यू एडिशन। अब देखिए टोटल मैच कर रहा है या नहीं, 84 + 16 ये हो गया आपका 100, ये हो गया आप लोग का 84, 164 + 20 184, एंड ये कितना है 32 + 92 + 136 कितना है 260। अब ये सबको ऐड कर लीजिए, 184 + 184 + 260 कितना हुआ 628। क्लियर है, 100% मैच कर गया, राइट। सो आई होप नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोग को रीड करा दे रही हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसमें भी दिया है, देखिए सेल्स लेस रिटर्न, आपको सेल्स यहाँ पे दे दिया है, ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया है, इसका कुछ काम नहीं है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दिया है, डेप्रिसिएशन जाएगा एंटिटी पे, इंटरेस्ट जाएगा प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल पे, अदर इनकम दिया है, इसको ऐड करेंगे सेल्स पे,
प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जाएगा एक्सपेंसेस पे, प्रपोज डिविडेंड जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, रिटर्न प्रॉफिट जाएगा एंटिटी पे। देन नोट्स में क्या दिया है देखिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट इज अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग सैलरी एंड वेजेस, एक्सपेंसेस पे जाएगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय, ऑडिट फी एक्सपेंसेस पे जाएगा। हायर ऑफ इक्विपमेंट एक्सपेंसेस पे जाएगा। इंटरेस्ट फिगर इज एज सर्टेन एज बिलो। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन एंड ओवरड्राफ्ट, ये डिपेंड करता है बिकॉज इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्ट भी दिया है और बैंक लोन्स भी दिया है। सो इसको आप एक नोट लिख दीजिएगा। अगर आप एक्सपेंसेस पे ले रहे हैं तो आई एम एज्यूमिंग इट एज ए शॉर्ट टर्म, और अगर आप एप्लीकेशन पे ले रहे हैं तो लिखेगा एज्यूमिंग इट एज लॉन्ग टर्म। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये नेट आप लिख सकते हैं 140 कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी पे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है सरप्लस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज एंटिटी पे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंटिटी पे। द चार्ज फॉर टैक्सेशन इंक्लूड्स ए ट्रांसफर ऑफ 1,48,000 टू द क्रेडिट ऑफ डेफर्ड टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैक्स दिया है ना 668, तो ये बोल रहा है ये 668 पे 1,48,000 DTL में गया है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पे। तो 148 आप देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटिटी पे, और बाकी जितना बचा आप लोग देंगे 540 आप लोग देंगे कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट पे। ठीक है, सो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप नाउ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इज ओवरऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मक्खन की तरह समझ में आया ना गाइज, सच बताइएगा, मक्खन की तरह समझ में आया ना आप लोग को कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या है। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन माई चैनल। बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आप लोग को बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों के कैपिटल को लेके चलता है, राइट। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कैपिटल को लेके चलता है। इक्विटी शेयर कैपिटल लगता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगता है, आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी खुद की लगाती है, ओनर्स का ओन कंट्रीब्यूशन होता है। देन लोन लेके आप लोग चलते हैं, फाइनेंशियल लोन आप लोग लेते हैं। तो आप जितने भी कैपिटल्स लेते हैं ना, इसके बदले आप लोग को उस देना होता है, डिविडेंड देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, खुद को प्रॉफिट अर्न करना होता है। सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलता है कि आपने जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना आप लोग का कॉस्ट लग रहा है, और आप लोग का जो एक्चुअल रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ए कंपनी, उसमें डिफरेंस क्या है। और आपका जो इंटरनल रिटर्न है ना, वो आपके कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब यू हैव ए पॉज, उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। एंड ये जानने का मीनिंग ये है कि आप लोग जो भी इन्वेस्टर्स हैं, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अगर आपका ईवीए पॉजिटिव है, अगर कोई कंपनी का ईवीए पॉजिटिव है ना, तो आप पॉजिटिव ईवीए वाले कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिकॉज दे हैव पॉजिटिव ईवीए। बेसिकली यही चीज़ बोलता है। अब इसको डिटेल्स में करने के लिए और इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं वीडियोस का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। हालांकि 2016 सिलेबस में बिजनेस वैल्यूएशन में था, तो आपको बिजनेस वैल्यूएशन का वीडियो दिखेगा, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम ना, बिजनेस वैल्यूएशन पे हो या CFR पे हो। और इस पे जो मैंने मैंने इस पे जो क्वेश्चंस लिए ना गाइज, आप लोग को समझाने के लिए, मैंने करवाने के लिए लिया था। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, और उसमें भी मैंने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। ओके, सो बेसिकली आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लोग लिंक पे जाके वो वीडियो देख लीजिए। कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का फिर से ये वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अगेन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है, आपके बुक में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन नहीं दिया है। मैं आपको इसीलिए करवाना चाहती हूँ बिकॉज आपके बुक में ना फॉर्मूला दिया है, स्टडी मैट पे फॉर्मूला दिया है। अब फॉर्मूला देने का क्या मीनिंग है भाई साहब, देखिए मैं आपको स्टडी मैट दिखा रही हूँ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसमें देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोग को सारा फॉर्मूला दिया, कैसे आप लोग को कैलकुलेट करना है, क्या करना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आप लोग को छोटा सा दिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया। तो फिर इसका क्या मीनिंग है। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से आपको थ्योरी तो पूछेगा नहीं, व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। +2 का एग्जाम तो आप देने जा नहीं रहे हो, ग्रेजुएशन का दे नहीं रहे हो, तो इधर आएगा तो प्रैक्टिकल आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं आएगा। और अगर एग्जाम में डाला है और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक डाला है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल के लिए ही डाला है।
बिकॉज फॉर्मूलाज वो क्यों दिया भाई, समझने के लिए क्यों देगा, समझने के लिए तो वैल्यूएशन पे था हम लोग का, अभी भी है वैल्यूएशन पे, इसमें क्यों डाला, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक वैल्यूएशन जो स्टूडेंट पेपर 20A नहीं ले रहे हैं उनको इसका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। जो ले रहे हैं तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, कर लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया संभाल लेंगे, बट जो नहीं पढ़ रहे उनको यहाँ पे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिया सो दैट आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि भाई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? इसके बाद एक प्रैक्टिकल टॉपिक और है, दैट इज योर मार्केट वैल्यू एडेड। अब मार्केट वैल्यू एडेड के ऊपर ना ही आपको क्वेश्चन दी गई है ना ही कुछ है, बस थोड़ा सा थ्योरी है, और ये थ्योरी भी पूछेगा नहीं व्हाट इज मार्केट वैल्यू एडेड, तो ऑफकोर्स एग्जाम में नहीं आने वाला है। सो फॉर CFR इट इज़ द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप स्किप भी कर जाएं तो चलेगा, बट इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि छोड़ने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी, बिकॉज जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। मार्केट वैल्यू एडेड क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर ने आपके ऊपर पैसा लगाया, ठीक है, इक्विटी शेयर लिया, प्रेफरेंस शेयर लिया। पहले इन्वेस्टर्स आपके इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे। जब इन्वेस्टर आपके इक्विटी शेयर खरीदे थे ना गाइस, तब उसका प्राइस था 10 रुपीज़। जब आपके डिवेंचर खरीदे थे ना, उसका प्राइस था 50 रुपीज़। और आज के डेट पे इसका प्राइस हो गया है 30 रुपीज़ और इसका प्राइस हो गया 100 रुपीज़। ये था आपका मार्केट वैल्यू। तो वही बोल रहा है, ये जो मार्केट वैल्यू है ना, ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू, ये हो गया आप लोग का कॉस्ट, दोनों का जो डिफरेंस है 20 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, ये 70 रुपीज़ का हो गया आप लोग का मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडिशन, मार्केट वैल्यू पे कितनी आपकी इंक्रीमेंट हुई है ऑन एंड अबव योर कॉस्ट, ठीक है। सो अगर आपकी मार्केट वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर आपके कंपनी में खरीदना चाहेंगे। आप कौन से कंपनी का शेयर खरीदेंगे, जिसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर उसी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर खरीदना चाहेंगे जिसका मार्केट वैल्यू दिन पे दिन बढ़ रहा है। वही चीज़ बोले, देखिए मार्केट वैल्यू एडेड इज मियरली द डिफरेंस बिटवीन द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड द इनिशियल कंट्रीब्यूशन मेड बाय इट्स इन्वेस्टर। आपका अभी करंट मार्केट वैल्यू क्या है आपकी कैपिटल का, और इनिशियली इन्वेस्टर ने क्या पैसा देके खरीदा था, ठीक है। MBA इज नॉट ए परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाइक EVA, अभी इससे आपका परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा, ठीक। इट इज ए मैट्रिक्स यूज टू मेजर वेल्थ, आपकी वेल्थ कितनी है वो मेजर करने का ये एक तरीका है बस। एज ए कंपनी परफॉर्म्स वेल ओवर टाइम, investor will likely to bid on the prices of those shares in the expectation of future earnings, causing the company's value to rise. It represents the excess price tag the market assigned to the company because of its expected future operating success. So MBA is nothing but market value of the capital employed minus face value of the capital employed. Is it clear? तो बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड वैल्यू एडिशन, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे HR वैल्यूएशन एंड देन हम लोग थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। 10 मार्क्स का है तो हम लोग ज़्यादा वो करेंगे नहीं, बट सिंस जितने टॉपिक्स है उतना तो हमको कवर अप करना ही पड़ेगा, ठीक है गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।